ओके बच्चे, तो क्या टॉपिक आप लोग को पढ़ा दे? जर्नल एंट्री हम लोग रिवीजन कर रहे थे, मैंने अभी पढ़ रहे थे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में आई होप कि एडजस्टमेंट एंट्री लगभग आप लोगों को बता दिए हैं, तो बता दिए हैं कि उसमें कुछ मिस है, कहीं छुटा हुआ है बनाने के लिए। बना दिया आप लोग क्वेश्चन? यस सर। देखो तो कितना क्वेश्चन किए थे? वो अभी लाइव बुक लाए क्या? तो पेंसिल जरूर। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक उसका लिखो आगे। लिखो तो ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री बताए हैं? यस या नो? लिखो ओपनिंग एंट्री। एक न्यू टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चे आप लोगों को। हमेशा याद रखना कि जो बिजनेस एंडिंग होता है, जिस बिजनेस का, उसका क्या होता है? जो बिजनेस का एंडिंग अकाउंटिंग ईयर एंड होता है ना, वो ऑन करो देखो तो। हाँ ठीक। जिस बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर, कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर एंडिंग होता है, तो निश्चित रूप से उसका बिगनिंग भी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो याद रखना, समझना इस चीज को कि बिजनेस में जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना, उसका तो बैलेंसेस होते हैं। अकाउंटिंग ईयर के एंड में क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं ना। इनकम एक्सपेंसेस जो होता है रेकरिंग नेचर का, क्योंकि हमेशा याद रखना बच्चे, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का कि इनकम और एक्सपेंडिचर जो है, ये देखो, ये दो कैटेगराइज होता है। एक तो होता है कैपिटल नेचर का और दूसरा क्या होता है? रेवेन्यू नेचर का। ध्यान समझ, नहीं समझना है पूछना। एक कैपिटल नेचर का भी तो होता है और रेवेन्यू नेचर का भी क्या होता है? एक चीज तो समझ में आ गया कि सर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हम लोग, या कैपिटल नेचर का रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। इसको हम डायग्रामेटिकली इस तरह से बना सकते हैं। एक आप रिसिप्ट कर दो, अगर वन पर्सन के लिए रिसिप्ट है तो अनदर के लिए क्या होगा? बोलो यस या नो? एक्सपेंडिचर होगा ना। एक के लिए प्राप्त, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? खर्च। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को यहां पर समझना है। ये देखो कि रिसिप्ट और दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। ये देखो, तो अकाउंटिंग में इन दोनों का बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये दोनों वर्ड। एक रिसिप्ट और दूसरा क्या? एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट आप करोगे किसी से प्राप्त करोगे तो दो ही तरह से करोगे, या तो रेकरिंग नेचर में या तो नॉन रेकरिंग नेचर में। ध्यान समझना, रिसिप्ट भी दो तरह से आप कर सकते हो, एक्सपेंडिचर भी दो तरह से कर सकते हो। तो बच्चे हम आपको टेम्पो वाले को भाड़ा दिए तो टेम्पो वाले भी तो भाड़ा लिया डेली, अगर हम उसको डेली भाड़ा दिए तो वो भी तो डेली भाड़ा लिया ना। उसी तरह से आपका एक्सपेंडिचर भी होगा दो तरह का। ये देखो कौन कौन होगा? एक मतलब रेवेन्यू, दूसरा क्या हो जाएगा? कैपिटल। तो यहां पर याद रखना है कि एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू और दूसरा क्या है? नहीं सॉरी, ठीक तो है, कैपिटल हो जाएगा। तो इसमें भी दो होगा, एक होगा रेवेन्यू नेचर का, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कैपिटल नेचर का। और हम आपको बताएं बच्चे, देखो यहाँ पर कि रेवेन्यू और कैपिटल, इन दोनों पॉइंट को समझना है तो एक रेकरिंग और दूसरा क्या? नॉन रेकरिंग। ये वर्ड आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? ये पहले मुझे बताओ, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। कि एक खर्च वो होगा जो बार बार होगा, एक खर्च वो होगा कि जो बार बार नहीं होगा। जैसे कि मान लो रेंट मुझे पेमेंट करना है, तो बच्चे रेंट ईच एंड एवरी मंथ पेमेंट होता है। सैलरी पेमेंट करना है, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, ईच एंड एवरी मंथ होता है। एडवर्टीजमेंट करना है, उसके बाद बहुत सारे और कमीशन देना है, मजदूरों को मजदूरी देना है, वेजेस। ये सब क्या होता है? या तो ईच एंड एवरी मंथ होगा या तो ईच एंड एवरी डे होगा, ये होगा, या ईच एंड एवरी वीक होगा। जिस तरह से उसका जो भी पैटर्न है, कोई कहता नहीं हम साप्ताहिक आपको क्या करेंगे
वेजेस पेमेंट करेंगे, मजदूरों को मजदूरी देगा वो, कोई कहता नहीं हम आपको पर डे देंगे। तो ध्यान रहे कि जिस अमाउंट को स्पेंड करने से, स्पेंड मतलब खर्च, किसी भी अमाउंट को स्पेंड करने से उसका बेनिफिट, ये बेनिफिट के आधार पर ये रेकरिंग और नॉन रेकरिंग हम कर रहे हैं कि जिसका बेनिफिट आपको अभी तो मिले ही, साथ ही लॉन्ग टर्म में मिले, तो उस नेचर के एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जिस अमाउंट को स्पेंड करने से अभी का अभी प्रॉफिट मिले, आगे नहीं मिलेगा, तो उस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? प्रॉफिट पर डिपेंड करता है कि अगर हम पैसा लगाएंगे तो वो पैसा लगाने का जो मुझे फायदा मिलेगा वो अभी मिल रहा है कि अभी तो मिल ही रहा है और बाद में भी मिलेगा। तो ही पॉइंट हुआ, पैसा खर्च तो करना ही है, हंसते करोड़ों के करोड़, सौ के करोड़, जो है करना तो है ही। सवाल है कि उसका बेनिफिट आपको अभी भी मिले और लॉन्ग टर्म में भी मिले, या अभी नहीं हो मिले तो लॉन्ग टर्म में मिले, ये भी कर सकते हो। यहाँ सर कोई पैसा ऐसा भी होता है कि बाबूजी पढ़ा रहे हैं, तो अभी पढ़ा रहे तो 4 साल तो ग्रेजुएशन में लगेगा सर, तो 4 साल थोड़े बाबूजी को फायदा देंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद ही ना कहीं जॉब करेंगे तो हम फायदा देंगे। ये भी तो हो सकता है, कंडीशन होगा तो लॉन्ग टर्म में, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। अभी कोई बेनिफिट है बाबूजी को? हाँ, ये है कि समाज में थोड़ा उनको लोग कहेंगे नहीं आपके बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अच्छे जगह पर ये करे, स्टडी करे, कोटा में पढ़ रहे हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है, खर्च तो हो ही रहा है। तो यही 2 वर्ड आपको याद रखना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट, अगर एक पर्सन के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तो अनदर के लिए क्या हो जाएगा। ये 2 वर्ड समझ में आया मेरा? आप बार बार पेमेंट कर रहे हो तो कोई भी तो बार बार ले रहा है पैसा, ये तो क्लियर है कि अगर मेरे लिए रेंट पेड ईच एंड एवरी मंथ रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है, तो मेरे लिए रेवेन्यू नेचर का हुआ तो उसके लिए भी क्या हुआ। अंतर सिर्फ यही है कि हम पे कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट और मेरे लिए रेवेन्यू क्या होगा, एक्सपेंडिचर। तो जितने भी आपको रेवेन्यू होते हैं वो जनरली इनकम स्टेटमेंट, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। कोई भी कंपनी जब स्टेटमेंट बनाता है या सोल ट्रेडिंग कंसर्न ही हो, जब वो अपना स्टेटमेंट बनाता है बच्चे, तो वो करता क्या है कि उसको प्रॉफिट जानना है, जो वो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस को बिजनेस क्यों, उसका तो क्या मोटिव है, प्राइमरी मोटिव है, क्या प्राइमरी मोटिव है, टू अर्न प्रॉफिट, यानी पैसा क्या करना, कमाना, जनरेट करना। तो मनी जनरेट करने के ऑब्जेक्ट से जो भी आपको काम किया जाता है तो उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। और उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यानी जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तब जाके फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट में जाकर के उसको पता चलता है कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो जितने भी इनकम स्टेटमेंट है उसमें बच्चे रेवेन्यू नेचर के आइटम को शो किया जाता है। अंतर यही है कि रिसिप्ट रहेगा तो क्रेडिट में और एक्सपेंडिचर रहेगा तो डेबिट में। और जितने भी कैपिटल नेचर का होता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्योंकि वो एसेट्स लायबिलिटी होता है। क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी। अब आते हैं हम टॉपिक पर कि ओपनिंग एंट्री पढ़ा रहे थे, तो ओपनिंग एंट्री में जो बैलेंस करते हैं बच्चे वो हमेशा याद रखना एसेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस होता है। इसका होता है, हम जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम इस अकाउंटिंग ईयर से अगले अकाउंटिंग ईयर जो ले जाते हैं वो किसको, नहीं, एसेट्स और लायबिलिटी को। बाकी जो इनकम एक्सपेंसेस हुआ, मतलब ये जो रेवेन्यू नेचर का हुआ, इसको तो उसी अकाउंटिंग ईयर में क्लोज कर देते हैं। अगर डायरेक्ट रहे तो ट्रेडिंग अकाउंट से, इनडायरेक्ट रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यानी नेट प्रॉफिट नेट लॉस सुने होंगे नाम। नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैसे होगा, प्रॉफिट तो सिंपल कहता है कि आमदनी ज्यादा हो खर्च क्या हो, प्रॉफिट हो गया, और खर्च ही ज्यादा हो जाए और आमदनी क्या हो जाए, कम हो जाए तो लॉस हो गया। तो चाहे इनकम हो, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर क्या, एक्सपेंडिचर। अब यहाँ ये पॉइंट यहाँ क्या है, छुपा हुआ है, कौन सा पॉइंट, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जो रिसिप्ट है वो जितना आपका एक्सपेंडिचर पर क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, वही तो नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, हाँ, डायरेक्ट रहे तो ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट रहे तो नेट प्रॉफिट। लेकिन जो एसेट्स और लायबिलिटी है उसको
ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो ओपनिंग एंट्री हम लोग किसका करते हैं बच्चे, क्या समझाएंगे, रेवेन्यू आइटम को हम लोग अगले अकाउंटिंग ईयर में ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट लॉस तो तभी होगा कि आमदनी ज्यादा हो और खर्च क्या हो। रेवेन्यू नेचर के आइटम को हम लोग उसी अकाउंटिंग ईयर में क्लोज कर देते हैं, तो उसको क्लोजिंग एंट्री हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग को ओपनिंग एंट्री पढ़ा रहे हैं। तो जितने भी कैपिटल, कैपिटल कौन सा, कैपिटल रिसीव्ड और कैपिटल क्या, दो सेंटेंस हम पढ़ाते हैं, बताते हैं आपको, तुरंत 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। कैपिटल रिसीप्ट का मतलब वो रिसीप्ट जो नॉन रिकरिंग नेचर का था, मतलब बार बार नहीं। अब मान लो मेरे पास ये शर्ट है एज एसेट्स, कभी खरीदे होंगे इसको, हम इसको बेच दिए 500 रुपया, सिंपल है, कैपिटल नहीं हुआ, शर्ट खरीदा। तो अब उद्देश्य क्या था मेरा, इसका यूज करना। तो जिस प्रोडक्ट को परचेजिंग के टाइम माइंड सेट हो कि इस प्रोडक्ट को मुझे क्या करना है, यूज करना है, नॉट फॉर रीसेल, बेचना पर्पस नहीं है। घर में फ्रिज खरीदनी है, एसी खरीदनी है, सोफा खरीदनी है, बच्चे जब भी वो परचेज करते हैं तो उसका मोटिव क्या होता है, यूज करना। इट इज कॉल्ड एसेट्स। पैसा तो गया, एसेट्स तभी होगा जब आपके पास है, उसको क्या करोगे आप, खर्च करोगे, खरीद के लाओगे तभी तो आपके पास में एसेट होगा। जमीन खरीद लोगे तब तो प्रॉपर्टी वाले को कहलाओगे, कहोगे नहीं सर दादाजी के पास में था, दादाजी के पास में तो मेरा ही हुआ ना, तो वो प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है, वो एसेट्स हुआ, लेकिन वो आप खुद उसको जनरेट, उस पर आपको राइट, ठीक है, वो ट्रांसफर कर दिया तो राइट आपको मिल गया, लेकिन जब तक वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, ऑनरशिप, कौन सा ट्रांसफर, ऑनरशिप, ऑनरशिप अगर ट्रांसफर हो गया तो फिर उसको हम क्या करेंगे, वो उस पर मेरा राइट रहेगा। तो कोई जितने भी एसेट्स होते हैं बच्चे उसको परचेज करते हैं, परचेज करेंगे मींस मतलब क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर वर्ड देखोगे आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो क्या कहता है, अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं समझ में आया, अमाउंट स्पेंट मतलब खर्च, अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मेरी स्थिति खराब हो गई, तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो देखो सोना है घर में जाके बेच देते हैं, स्थिति सुधारने के लिए। लेकिन जब वो परचेज किए होंगे तो उस टाइम मेरा ये पर्सनल यूज के लिए था, ठीक है। तो हमेशा याद करना, तो उसको बेच के पैसा तो आएगा, तो जब एसेट्स को बेच करके पैसा आएगा, या आप देखते हो ना कि ये लोन भी ले लेते हैं, तो क्या आता है ना, तो याद रखना है कि ये जो आपका कैपिटल रिसीप्ट हुआ, परचेज ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो सेल ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड क्या, कैपिटल रिसीप्ट। हमेशा याद रखना, एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट तो बताया बच्चे आपको। हमेशा याद रखोगे बच्चे आप लोग कि जो भी अमाउंट स्पेंड किए एसेट्स को परचेज करने में, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और जो भी एसेट्स को बेच करके पैसा आया वो आपका कैपिटल रिसीप्ट होता है। तो जितने भी कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उन्हीं को बिजनेस के बुक्स में, तो ये क्लोज हो गया है बुक्स, बुक क्या हुआ, ओपनिंग का मतलब क्या हुआ कि इस साल का क्लोजिंग तो अगले साल का क्या हो जाएगा। तो इस अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो भी एंट्री पास किए उसी एंट्री को फिर अगले अकाउंटिंग ईयर में भी क्या करना पड़ेगा आपको, बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर क्या करेंगे, एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर। इट इज कॉल्ड क्या, ओपनिंग। जो इस अकाउंटिंग ईयर का क्लोजिंग वो अगले अकाउंटिंग ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग एंट्री किसका करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी किसका करते हैं, और ये एक साथ होता है, ऐसा नहीं है। अब बिजनेस के पास में मान लो कि वो एसेट है कि वो लायबिलिटी है, जरूरी तो नहीं है कि आपको दोनों में बराबर हो, बराबर करना पड़ता है, अगर बराबर हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर क्या करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, तो जितना डेबिट होगा उतना ही तो क्रेडिट होगा ना। चलो दो लाइन मीनिंग लिखो पहले।
Meaning of opening entry. Meaning of opening entry. The journal entry is recorded. The journal entry is recorded the journal entry is recorded at the beginning of an the journal entry is recorded at the beginning of an accounting period for opening the books of accounts, for opening beginning of an accounting period for opening the books of account. फिर से सुन लो. The journal entry is recorded at the beginning of an accounting period for opening the books of account. Beginning of an accounting period for opening the books of account. ये मीनिंग हो गया. तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो डिफिनेशन में. A business first decides to use the double entry bookkeeping system. Then it needs to record an opening entry in the ledger
यूजिंग द जनरल जर्नल, जनरल जर्नल। अब ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, जनरल और जर्नल हम क्या लिखवा दिए। बच्चे देखोगे आप पता क्या है, नहीं ये कहता क्या है कि जब बिजनेस का दो साइड होता है, एक तो छोटा, दूसरा क्या बड़ा। तो जो छोटा बिजनेस होता है वो सभी प्रकार के लेन देनों को एक ही बुक्स में मेंटेन कर देता है, ठीक है। बिजनेस का साइज जब स्मॉलेस्ट, तो छोटा सा व्यापार, तो चाहे पेड करे तो भी, रिसीव करे तो भी, इनकम होगा तो भी, एक्सपेंसेस होगा तो भी, ना एसेट होगा तो भी, लायबिलिटी होगा तो भी, कैश ट्रांजैक्शन होगा तो भी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो भी, सभी प्रकार के लेन देन, मतलब कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन या फिर सब ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को एक ही बिजनेस में क्या कर देता है, वो एक ही बुक्स में। जब बिजनेस का साइज क्या हो, बड़ा हो, यानी उसका टर्न बड़ा, छोटा का मतलब क्या, टर्नओवर, जिसका टर्नओवर करोड़ों में हो, तो वो क्या करता है कि अपने यहाँ बुक्स को मेंटेन करने के लिए सेपरेट बुक परचेज किया तो परचेज, कैश ट्रांजैक्शन किया तो सिर्फ कैश बुक, जितना भी कैश ट्रांजैक्शन, चाहे कैश सेल्स हो, कैश परचेज हो, रेंट पेड हो, एक्सपेंसेस इनकम जो भी हो, अगर कैश में है वो, तो उसको कौन से बुक में करेगा, वो कैश। एक कैटेगरी हो गया। दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हो सकता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेजेस, कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस। तो कैश परचेज करेंगे तो कैश में चला जाएगा। तो जो क्रेडिट परचेज होगा उसको कहां करोगे, तो क्रेडिट परचेज को आप क्या करोगे, परचेज बुक में। क्रेडिट सेल को सेल्स बुक में। फिर रिटर्न होगा परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न होगा सेल्स रिटर्न बुक। इस तरह से जब एवं मैक्सिमम क्या होता है, 8 होता है, कितना होता है, 8 बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स करते क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स या सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल इज डिवाइडेड इनटू मैक्सिमम 8 ग्रुप। ये चैप्टर भी पढ़ना है आप लोगों को, सिलेबस में है, ठीक है। सब बुक हम आपको पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये वो बिजनेस होता है जिसका साइज क्या होता है, तो जो 7 बुक में जिस एंट्री का रिकॉर्ड नहीं हुआ एवं 7 बुक में, वो जाता है लास्ट में, जिसको हम लोग जर्नल प्रॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल। क्या है, जनरल जर्नल, याद रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं समझ में आया, हाँ। तो इसमें आता है ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, है ना। कोई चेक वाला एंट्री हो जाएगा, ठीक है। कोई बैड डेट्स हो गया, डूब गया पैसा, ये सब किसमें जाता है, ठीक है। हाँ जो भी है सब जाएगा। चलो आगे लिखो। अब इस पर एक प्रैक्टिकल है, इसमें तो बहुत सारा लिखा हुआ है। एक लिंक शेयर हम आपके ग्रुप में कर देते हैं, ताकि घर पर भी आप लोग क्या करो, इसको पढ़ लो। लिखो, एग्जाम्पल लिखो तो, ऑन 1 Jan, सही बच्चे एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे सही बच्चे। ऑन 1 Jan 2016, प्रेमकुंज आप बुक ले चाहिएगा। ऑन 1 Jan 2016, the following balances are given. एसेट्स का देखना, ये तो क्लियर ही कर दिया है, लेकिन आप लोग ऐसे मत करो, आप लोग ऐसे स्ट्रैटेजी करके मत लिखो, इसलिए नहीं लिखो। आपको समझ में कैसे आएगा कौन एसेट है कौन लायबिलिटी है, चुनना पड़ेगा आपको ना। और ऐसे स्ट्रैटेजी करके लिखवा दिया तो कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, ओवर हो गया, चुनने की आजादी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इसीलिए उसको ऐसे करके मत लिखो, लिखो
देखो तो कैश इन हैंड 8,000, कैश इन हैंड 8,000, स्टॉक कैश इन हैंड 8,000 लिख लिए, कैश एट बैंक 18,000, 18,000। अकाउंट्स पेबल 80,000, पेबल 80,000। लोन अकाउंट लिखिए 1,20,000 लोन। अच्छा याद रखना लोन के बारे में जब, क्योंकि लोन गिवन भी होता है लोन टेकन भी होता है, याद रखना बिजनेस दोनों काम करता है, लोन देता भी है लोन लेता भी है। ज्यादातर बिजनेस जो है सो लोन लेता ही है, ठीक है। अब जाओगे ITR फाइल, ITR का नाम सुने हो ना? हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो जी, ठीक है। तो इसमें जब जाओगे तो वहां पर आपसे पूछेंगे अकाउंटेंट कि आपका जो है कोई कई लोन भी लिए हैं, ठीक है, तो लायबिलिटी के रूप में वो दिखाएंगे। वहां पर बैलेंस शीट को क्या करना पड़ता है, यही तो बार बार बता रहे हैं। कुछ नहीं जिंदगी में होगा ना तो कम से कम अकाउंटिंग अगर पढ़ोगे तो 20-25 हजार ऐसे ही महीना कमा लोगे मुंशियोगिरी का काम करके। जाओगे ये ITR सब क्या है, ITR है, GST है, अभी देख रहे हो ये सब कभी जिंदगी में खत्म होने वाला है? बताओ नहीं खत्म होगा ना। तो एक GST जानते हो, GST रिटर्न फाइल करने से कितना पैसा कमाता है स्टूडेंट? घर चलता है उससे, वो दिन रात उसी में लगा हुआ रहता है। 5 को कर लिया, 10 को कर लिया, 20 को कर लिया, पार्टी पर डिपेंड करता है। फिक्स हो जाता है ये दुकान से हमको 5,000 रुपया महीना आएगा, अब खानदानी हो गया, करते रहो। दुकान से दुकानदार जाएगा कहाँ? उसको तो आता नहीं है, वो तो कुछ करेगा नहीं, उसको तो मुंशी जी चाहिए। आराम से एक सिस्टम ले लो, घर में बैठ करके 5 से 10 मिनट में एक फाइल हो गया, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब उस दुकानदार के लिए परेशानी है, हर एक महीना आपको ट्रांजेक्शन देगा, एक ही बार में हमको सीट बनाना पड़ेगा। यही चीज कहते हैं इसका, ये अकाउंटेंसी फाइनेंस इतना अच्छा, हम ये नहीं करें कि मतलब सब सब्जेक्ट से अच्छा यही सब्जेक्ट है, ये भी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंस है मार्केट में तो एक सब्जेक्ट मेरा भी है अकाउंटेंसी, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इसके बिना अधूरा है। प्राण नहीं होता, प्राण समझता है मनुष्य के शरीर में प्राण कैसे रहता है, कहते जिंदा है। उसी तरह से फाइनेंस का इंपोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ओवर वर्ल्ड में 2 ही प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है, या तो प्रॉफिट कमाने वाले या तो सर्विस प्रोवाइड करने वाले। और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस जो है वो अपना इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस पर कंट्रोल हो गया वो बिजनेस ईच एंड एवरी टाइम प्रॉफिट ही करेगा, कभी भी वो लॉस में नहीं जाएगा। चलो क्या टॉपिक बता रहे थे, लोन टेकन। तो लोन अकाउंट सीधा लिख पाए हैं, तो जब इस तरह से सीधा है तो आप क्या समझोगे, लोन लिए हैं, ठीक है, मतलब लायबिलिटी हो गया। क्या हो गया वो, ठीक है। आगे लिखिए, देंगे तो वो लिख देगा बिजनेस में लोन टेकन अगर रहेगा ना तो लोन गिवन, तो गिवन अगर होगा तो लिख देगा डेबिट बैलेंस, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा ये एक्सक्यूज करना उसको क्या, क्रेडिट बैलेंस यानी लायबिलिटी। आगे लिखिए, स्टॉक लिख दिए थे, कैश एट बैंक, चलो स्टॉक लिखो 5,000, अकाउंट रिसीवेबल 6,000, अकाउंट रिसीवेबल 6,000, बिल्डिंग है 8 लाख, बिल्डिंग है 8 लाख, इन्वेस्टमेंट 42,000, फर्नीचर 50,000, इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 42,000। अब इन्वेस्टमेंट का भी कॉन्सेप्ट क्या समझाए थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म हो तो भी एसेट्स और लॉन्ग टर्म हो तो भी एसेट्स, ठीक है। अंतर यही है कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो जाएगा,
हो सकता है वो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। क्या होगा शॉर्ट टर्म का? विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर। नहीं कहते शेयर में इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म में करो। अच्छा एक चीज और भी है, कल हम देख रहे थे कितना अच्छा चीज माइंड में आया था, भूल गए। नारद मुनि।
ध्यान से। तो अब यहां पर देखो, अब ओपनिंग एंट्री हम लोग कैसे करेंगे इसका? एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन इन द क्वेश्चन, एसेट्स और लायबिलिटी आपको दिया हुआ है, तो करना क्या है इसमें? आराम से ऑल एसेट्स आर इन डेबिट, लेकिन भी ओपनिंग एंट्री यही होता है। अब देखो दोनों में एसेट्स लायबिलिटी है, हो सकता है कोई मिसिंग हो, एसेट ज्यादा हो लायबिलिटी कम हो जाए, या लायबिलिटी ज्यादा हो जाए एसेट्स कम हो जाए, ये तो हो सकता है ना? क्या हो सकता है दोनों बराबर नहीं हो? ये कंडीशन होगा ना? तो सुन लो, assets is more than the value of liability, first condition, liability is more than the value of assets, second condition, और third both are equal। तो जब इक्वल है तो मतलब तो टेंशन ही लेने देना, एसेट्स को डेबिट कर देना, लायबिलिटी को क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। प्रॉब्लम क्रिएट कब होता है बिजनेस में? कि जब लायबिलिटी ज्यादा हो और एसेट्स, या एसेट्स कम हो, लायबिलिटी क्या हो जाए? ज्यादा, अपोजिट। बात समझ में आ रहा है? तो लिखो ओपनिंग एंट्री, all assets are in debited, यानी assets account DR, assets account DR, कंडीशन वहां पर एक लिख लो, ये समझ में ज्यादा समझ में आ जाएगा। उससे ऊपर में लिख लो ये, when assets is more than the, कंडीशन नंबर 1, when assets is more than the वैल्यू ऑफ क्या? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एंड लायबिलिटी इसलिए लिखवा दिया कि वो था क्या? लायबिलिटी तो है, लेकिन एक इंटरनल है, दूसरा क्या है? एक्सटर्नल। लिखो एंट्री, लिखो एसेट ज्यादा है, यानी इसको क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट को, एसेट्स अकाउंट दिया तो क्या लिखोगे? टू लायबिलिटी अकाउंट वाले ना, टू कैपिटल अकाउंट ना, और अगर ज्यादा हो, ये एसेट ज्यादा है, कंडीशन ये लिखवाए है ना, तो मान लो ये 5 लाख है, ये 4 ही लाख है, दोनों मिला करके, तो डिफरेंस लिखोगे क्रेडिट में, तो ये क्लोज होना चाहिए। अगर ये क्लोज नहीं होगा तो फिर आपका बैलेंस शीट नहीं मिलेगा। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाए थे बच्चे, याद बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? तो बताए थे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यस सर, दोनों इक्वल, यस सर, वही ना ये। लेकिन कभी कभी एसेट ज्यादा हो जाएगा, लायबिलिटी और कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इसमें लिखना कैपिटल रिजर्व। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगी, कैपिटल रिजर्व। और इसका अपोजिट लिख लो सेकंड कंडीशन में, when assets is less than the value of liability and capital, या लायबिलिटी कैपिटल क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, दोनों हो सकता है। उस कंडीशन में गुडविल होता है। क्या होता है? ये नोट कर लिए? चलो दूसरा लिखो, when assets is less than the value of, हाँ, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? गुडविल अकाउंट। टू लायबिलिटीज क्या? आ गया समझ में? जब ये दोनों ज्यादा हो जाए, क्रेडिट साइड वाले, तो बैलेंसिंग फिगर किधर लिखोगे? डेबिट में ना, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? गुडविल आ जाएगा। और एसेट्स ये तो है ही, जैसे मान लो ये 5 लाख है और एसेट्स कितना है? 4 ही लाख है, 1 लाख लिखोगे नहीं कहीं, तो वो डेबिट में कितना, किस नाम से लिखोगे? गुडविल। दैट्स ऑल, यही पर आपका ओपनिंग एंट्री हो गया। इसी तरह का ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो बच्चे इसको बना के लाओगे आप लोग, जो लिखवाए हैं। मन से घर पर बैठ करके चाहोगे तो 50 क्वेश्चन उस पर तुम बना सकते हो। अभी हमको बताने की आवश्यकता तो है नहीं, खुद से उसको प्रैक्टिस करो, घर पर खुद से बनाओ। क्या सीन है? मतलब क्या एसेट्स है, क्या सेट बैंक एसेट्स है,